नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बड़ा आज की जो क्लास है ये क्लास नंबर 80 है। इससे पहले 79 क्लास हो चुकी हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग कला के महत्वपूर्ण तत्वों का सुपर फास्ट रिवीजन देखेंगे। साथ में अन्य डाटाज भी हम लोग एक साथ देखने का प्रयास करेंगे, जैसे चित्रकला का माध्यम क्या होता है, भारत में जल रंग कहाँ कहाँ काम करता है, कौन कौन है जल रंग के चित्रकार, क्या क्या काम हुआ है उस पर। तो इन सभी को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। तो कला के प्रमुख तत्व आप जानते हैं 6 ही हैं, और वो 6 तत्व आपको जो है बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। यहाँ से क्वेश्चंस खूब बनता है, सभी को आपको याद रखना होगा, ध्यान से याद रखना है। पहला पॉइंट तो यही कि कला के कितने तत्व हैं, तो 6 तत्व हैं। आगे भारतीय चित्रकला की विशेषता क्या है, तो बड़ा भारतीय चित्रकला रेखा प्रधान है और मूल रूप से इसकी विशेषताएं रेखा ही हैं। रेखा कितने प्रकार की होती है, तो हमने बताया था 2 प्रकार की होती है। और किसी बिंदु से एक ही दिशा में खींची गई रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। कोई एक पॉइंट लिया गया और एक ही दिशा में खींच दिया गया रेखा, तो ये सरल रेखा होगी। स्थिरता की प्रभाव को कौन सी रेखा दर्शाती है, तो बेटा स्थिरता के प्रभाव को मूल रूप से क्षैतिज रेखा ही दर्शाती है। कला में सबसे प्राचीन तत्व कौन सा माना जाता है, तो कला का सबसे प्राचीन तत्व भी रेखा ही है। पहला पॉइंट हमने कल पढ़ाया था तो उसमें बताया था। रेखा के कितने भेद होते हैं, बेटा 2 भेद माने गए हैं, एक सरल रेखा और एक वक्र रेखा। तो सरल और वक्र रेखा के 2 भेद हैं। कला के कितने तत्व हैं, 6 तत्व हैं। आगे क्षितिज के समानांतर खींची गई रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो बेटा क्षितिज के समानांतर अगर खींची जाएगी ऐसी रेखा तो इसे हम लोग क्षैतिज रेखा ही कहेंगे। प्रवाही रेखा कैसी होती है बेटा, तो प्रवाही रेखा मूल रूप से कौन सी भाव को प्रकट करती हैं, तो प्रवाही रेखाएं लावण्य और माधुर्य के साथ साथ गति को भी प्रदान करती हैं। तो लावण्य, माधुर्य और गति को मूल रूप से प्रवाही रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। यंत्रों द्वारा बनाए गए चित्रों की रेखाएं कैसी होते हैं बेटा, तो यंत्र के द्वारा अगर बनाया गया चित्र है तो उसमें रेखाएं जो है खूब कठोर प्रयोग की जाएंगी, खूब कठोर प्रयोग की जाती हैं। वह वस्तु जिसका निश्चित आकार और वर्ण हो उसे क्या कहते हैं, बेटा ये सीधा सीधा ऐसे ही डाटा पूछ लिया गया है, सीधा इसका जो है डेफिनेशन ही पूछा गया है। तो डेफिनेशन इसका क्या है, वह वस्तु जिसका निश्चित आकार और वर्ण होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे रूप कहा जाता है, रूप। रेखाओं का समुचित प्रयोग किन कलाओं में अत्यधिक महसूस होता है, तो रेखाओं का जो समुचित प्रयोग है बेटा वो मूल रूप से किस कला में अत्यधिक महसूस होता है, तो पूरब की कलाओं में सबसे ज़्यादा प्रयोग यहाँ पे होता है। पूरब की कलाओं में रेखाओं का ज़्यादातर प्रयोग हुआ है। क्वेश्चंस ऐसे 1 लाइनर बेस पूछे जाएंगे और सीधे सीधे आपको जो है MCQs दिए जाएंगे। 4 में से कोई एक ही सही होगा। आप जानते हैं ये पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यहाँ पे कहा गया है वस्तु की आकृति को क्या कहा जाता है, तो बेटा वस्तु की आकृति को रूप कहा जाता है। वस्तु की आकृति को रूप कहा जाता है, याद रखना है। वस्तु की आकृति क्या कहलाती है, रूप कहलाती है। प्लेटो ने रूपों को कितने भागों में बांटा है, तो प्लेटो ने रूपों को 2 भागों में बांटा है। तो प्लेटो कौन कौन से रूपों को बांटते हैं, सापेक्ष रूप और निरपेक्ष रूप। तो सापेक्ष और निरपेक्ष इसको 2 भागों में ये बांट देते हैं। किसके अकॉर्डिंग रूप 2 भाग में है, तो जो है प्लेटो के अकॉर्डिंग ऐसा है। सापेक्ष रूप किसके अंतर्गत आता है, सापेक्ष रूप किसके अंतर्गत आता है, तो सापेक्ष रूप बेटा यथार्थ चित्रण के अंतर्गत आता है। निरपेक्ष रूप में आकृतियाँ कैसी बनाई जाती हैं, तो निरपेक्ष रूप में जो आकृतियाँ हैं ये अमूर्त रूप से दर्शाई जाती हैं। आगे बात करते हैं चित्रकला में रूप के कितने भेद होते हैं, तो बेटा रूप के मूल रूप से 2 भेद माने गए हैं। रूप के 2 भेद माने गए हैं। चित्रकला में रूप के कितने भेद हैं, तो 2 भेद माने गए हैं, एक सक्रिय और जो है एक सहायक। तो एक सक्रिय और एक सहायक, ये 2 भेद बताए जाते हैं। ये रूप के भेद हैं, याद रखना है। अच्छा, वर्ण किसे कहते हैं बेटा, प्रकाश के गुण को हम लोग वर्ण कहते हैं। आगे वर्णों को चित्रकारों की भाषा में क्या कहा जाता है, तो ह्यू कहा जाता है। ह्यू, चित्रकार इसे ह्यू कहते हैं, ह्यू। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ण पे। तो विश्व स्तर पर जल रंग की खोज किसने की, तो बेटा विश्व स्तर पे जल रंग को खोजने का काम जो है वो पाल सैंडबाइक का रहा है। तो पाल सैंडबाइक ने विश्व लेवल पे मूल रूप से रंगों को खोदा है। कौन सा रंग, जल रंग की खोज की है। प्रकाश का कंपन किस रूप में होता है या किस रंग में होता है, तो बेटा प्रकाश का रंगन जो है लाल और बैंगनी में खूब अच्छे से दिखाई देता है।
आगे बात करते हैं तटस्थ रंग किसे कहते हैं बेटा। काला और सफ़ेद रंग जो है ये तटस्थ रंग करवाता है। इसे हम लोग प्रावैधिक कला में भी अच्छे से पढ़े थे। तटस्थ रंग कौन सा है, काला और सफ़ेद रंग। तान किसे कहते हैं बेटा। तान रंगत के हल्के और गहरेपन को मूल रूप से तान कहा जाता है। कोई रंगा गया उसे अगर हल्का रंगा गया तब भी तान है, गहरा रंगा गया तब भी तान है। तो तान मूल रूप से उसके रंगत के गहरे और हल्केपन को दर्शाता है। आगे बात करते हैं सघनता किसका परिचायक होता है। तो बेटा सघनता जो है बहुत पास दर्शाना है, ये शुद्धता का परिचायक होता है, याद रखना है। जर्मन विद्वान ओस्टवाल्ड ने रंगतों के कितने चक्र बताए हैं। क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। ओस्टवाल्ड ने रंगतों के कितने चक्र बताए हैं। तो बेटा 8 चक्र ये बताए हैं, 8 चक्र याद रखना है। लाल पीला नीला किस श्रेणी के रंग आते हैं। तो बेटा लाल पीला नीला ये प्राथमिक श्रेणी के रंग हैं। प्राथमिक श्रेणी, इन्हें प्राइमरी जो है श्रेणी में रखा जाता है। दो प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाने से कौन सा रंग बनता है। तो बेटा दो प्राथमिक रंग अगर लाल पीला मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग बन जाएगा, या फिर पीला नीला मिला दिया जाए तो द्वितीयक रंग बन जाएगा। यानी दो प्राथमिक रंगों को आपस में अगर मिला दिया जाता है तो द्वितीयक रंग का निर्माण हो जाता है। आगे बात करते हैं ऑलिव किस श्रेणी का रंग है। तो ऑलिव मूल रूप से कौन सी श्रेणी का रंग माना जाता है बेटा, तृतीय श्रेणी का रंग माना जाता है। रैसेट रंग बनता है। रैसेट कैसे बनता है बेटा। तो रैसेट रंग जो है बनता है वो नारंगी और बैगनी के मिलने से रैसेट रंग का निर्माण हो जाता है। नारंगी और बैगनी इक्वल टू रैसेट रंग। आगे बात करते हैं, पूछा गया विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को क्या कहते हैं। तो विभिन्न रंगों से बने प्रकाश को हम लोग पॉलीक्रोम कहते हैं। पॉलीक्रोम कहते हैं। विभिन्न रंगों के बने प्रकाश को हम लोग पॉलीक्रोम के नाम से जानते हैं। गर्म या ऊष्म रंग होते हैं बेटा, ये बहुत बार पूछा गया है। गर्म या ऊष्म रंग कौन से होते हैं। तो लाल और पीला मूल रूप से गर्म या फिर ऊष्म रंग कहलाते हैं। आगे कहा जाता है कि कलाकार जो है वाटर कलर में क्या मिलाता है, जल रंग में क्या मिलाता है। तो कलाकार वाटर कलर में मूल रूप से वाटर ही मिलाएगा, यानी जल ही मिलाएगा। आनंद किस रंग के प्रभाव से उत्पन्न होता है। तो आनंद मूल रूप से किस रंग के प्रभाव से उत्पन्न होता है बेटा, नीले रंग के प्रभाव से आनंद की उत्पत्ति होती है, ऐसा माना जाता है। कलाकार ऐसा मानते हैं। पोत किसे कहते हैं। पोत की परिभाषा बहुत सारे लोग पूछते रहे। धरातल के गुण को मूल रूप से पोत कहा जाता है। कल हमने बहुत अच्छे से विस्तार से बताया, सभी को अच्छे से समझने का प्रयास किया। हालांकि वो किताबी भाषा थी। रेखा, आकार, मण, तानपोत, अंतराल पूरा हमने देखा है A to Z। धरातल कितने आयामी होते हैं बेटा। तो धरातल 2 आयामी होते हैं, याद रखना है। किस पोत पर जल रंग का चित्रण अधिक आकर्षण बनता है। तो वह कौन सा पोत है जिस पे जल रंग का चित्रण खूब बनता है। तो खुरदरा पोत है, उस पर अगर जो है जल रंग बनाया जाए तो बहुत अच्छे से बन जाता है। किस ग्रंथ में अंतराल को भूमिबद्ध कहा गया है। तो वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें अंतराल को भूमिबद्ध कहा गया है। समरांगण सूत्रधार। समरांगण सूत्रधार में मूल रूप से अंतरांग को हम लोग भूमिबद्ध के नाम से पुकारते हैं, भूमिबद्ध के नाम से पुकारा गया है। आगे बात करते हैं स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था बेटा। तो स्वर्णिम विभाजन का जो सिद्धांत है वो यूनानियों की देन है, यूनानियों ने दिया है। अंतराल में स्थिति रूप के कितने आयाम होते हैं। तो अंतराल में स्थित रूप के कितने आयाम हैं बेटा, 2 आयाम बताए गए हैं, 2 आयाम होते हैं। मूर्ति कितने आयाम में होती है, आप जानते होंगे। मूर्ति जो है, मूर्तिकला इसीलिए कहा जाता है त्रियामी होती है। तो राइट आंसर त्रियामी ही बनता है। डाटा इंपॉर्टेंट है, मूर्तिकला त्रियामी होती है। कत्थई रंग किन रंगों के सम्मिश्रण से बनता है। तो लाल प्लस हरा अगर मिला दिया जाए तो कत्थई रंग का जन्म हो जाता है। कत्थई रंग इसी से बनाया जाता है। प्राथमिक रंगों को मिलाइए, द्वितीयक रंग बनेंगे, ठीक है। स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत किसने दिया था। स्वर्णिम विभाजन का प्रतिपादन जो है, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत जो है, इसका प्रतिपादन यूनानियों के द्वारा किया जाता है। प्रजनन युग में विकास किस रंग का प्रतीक माना जाता है। तो बेटा प्रजनन और विकास हरा रंग का प्रतीक माना जाता है। डाटा सीधे पूछा जाएगा और आपको अगर आता है तभी आप राइट आंसर दे पाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपको राइट आंसर देना ही होगा, पढ़ना ही होगा। पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन भी होगा। नेक्स्ट अगला टॉपिक कहा गया कि किसी चित्र में प्रमुख भूमिका निभाने वाले को कहा जाता है। बेटा अगर कोई भी चित्र है उसमें प्रमुख भूमिका निभाएगा तो उसे सक्रिय या फिर नायक के रूप में जाना जाएगा। तो उसे सक्रियता कहा जाता है, फिर नायक के रूप में जाना जाता है। आगे बात करते हैं स्थिर मुखाकृति किसके समान होती है। तो बेटा स्थिर मुखाकृति किसके समान होती है, अंडाकार के समान होती है। अंडाकार के समान होती है स्थिर मुखाकृति। एकता का प्रभाव किस रूप से उत्पन्न होता है। तो एकता का जो प्रभाव दर्शाया जाता है बेटा वो आयताकार रूप में दर्शाने का प्रयास किया जाता है। तो एकता आयताकार के रूप में ही दर्शाई जाती है। इंप्रेशन का संबंध किस रूप में होता है बेटा। तो इंप्रेशन का जो संबंध है वो वृत्ताकार रूप में होता है, वृत्ताकार रूप में, और रूप के भेद द्वारा प्रकट होता है। तो आकृति की भिन्नता रूप के भेद द्वारा ही प्रकट हो पाती है। तो आकृतियों की भिन्नताएं रूप के भेद द्वारा ही प्रकट हो पाती हैं, याद रखना है। आगे किसकी आकृति की समानता क्या प्रकट करती है। तो किसी आकृति की जो समानता है वो क्या प्रकट करती है, सदृश्यता जो है प्रकट कर देती है।
श्वेत रंग किसका प्रतीक है? तो सत्य और शांति का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। श्वेत रंग किसका प्रतीक है? सत्य और शांति का प्रतीक है। काला रंग किसका प्रतीक है? विरोध, अंधकार और अज्ञान का प्रतीक है। कल हमने बताया है भी जस्ट, आज भी बता रहा हूँ। काला रंग किसका प्रतीक है? विरोध, अहंकार और अज्ञान का प्रतीक है। और कलश योम आम्र पल्लवित किसका प्रतीक माना जाता है? तो आप देखते होंगे ज़्यादातर जो है ब्राह्मण धर्म के लोग कलश को पूजते हैं, आम्र का पल्लो ऊपर रखते हैं। ये किसका प्रतीक है बेटा? तो ये आनंद, उपभोग और हर्ष का प्रतीक माना जाता है, कलश और आम्र का पल्लो। तो आनंद, उपभोग और हर्ष का प्रतीक क्या है? कलश और आम्र का पल्लो माना जाता है। पानी पीता हुआ मृग, ये तृप्त मन है। बेटा पानी पीता हुआ मृग कैसा है? ये तृप्त मन में दर्शाया जाता है। आगे बात करते हैं, मोर पक्षी किसका प्रतीक होता है बेटा? तो मोर पक्षी मूल रूप से काम का या फिर उद्दीपन का प्रतीक होता है। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है इसलिए याद रखना है। मोर पक्षी किसका प्रतीक है? काम का या फिर उद्दीपन का प्रतीक माना जाता है। आगे बात करते हैं, तो लाल रंग किसका प्रतीक है बेटा? लाल रंग प्रेम का प्रतीक है, पराक्रम का प्रतीक है, श्रृंगार का प्रतीक है, हिंसा का प्रतीक है और आकर्षण का भी प्रतीक माना जाता है। हिंसा का भी प्रतीक माना जाता है, प्रेम और पराक्रम का भी प्रतीक माना जाता है। लाल रंग श्रृंगार का भी प्रतीक माना जाता है और आकर्षण का भी प्रतीक माना जाता है, इसलिए आपको सदैव याद रखना होगा। अच्छा, पीले रंग की बात कर ली जाए। पीला रंग किसका प्रतीक माना जाता है? तो बड़ा अद्भुत का प्रतीक पीला रंग है, गर्व का प्रतीक है, यश का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है और चमक का भी प्रतीक पीला रंग ही माना जाता है। अच्छा, नीला रंग का क्या प्रभाव है? तो नीला रंग का जो प्रतीक है बेटा वो शीतलता, रात्रि, आनंद और जो है विशालता, शीतलता, आनंद और रात्रि का प्रतीक जो है नीला रंग होता है। शीतलता का प्रतीक है, रात्रि का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, विशालता का प्रतीक है नीला रंग, यश का प्रतीक है पीला रंग और पराक्रम का प्रतीक है लाल रंग। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे बैगनी रंग की बात हो जाएगी। बैगनी रंग किसका प्रतीक होता है बेटा? तो बैगनी रंग जो है ये वीरता का प्रतीक है, प्रेरणा का प्रतीक है और ज्ञान का प्रतीक होता है। आगे बात करते हैं, हरा रंग किसका प्रतीक होता है? तो प्रजनन का प्रतीक होता है, विकास का प्रतीक होता है, मनोहरता का प्रतीक होता है और जो सुरक्षा का प्रतीक भी हरा रंग ही माना जाता है। ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। ओस्टवाल्ड वर्ण चक्र में कितने रंग हैं बेटा? ओस्टवाल्ड के वर्ण चक्र में मूल रूप से 24 रंग को शामिल किया गया है। 24 रंग शामिल हैं, आपको याद रखना होगा। ओस्टवाल्ड के रंगत के कितने चक्र थे? तो वहाँ पे 8 चक्र थे, लेकिन कितने रंग हैं? तो ये 24 रंग हैं। दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं, दोनों अलग अलग समझना भी है। वर्ण कितने गुणों को व्यक्त करते हैं, यानी वर्ण के कितने गुण होते हैं? तो बेटा 3 गुण होते हैं, एक रंगत होता है, एक मान होता है, एक सघनता होता है। तो वर्ण के कितने गुण हैं? रंगत, मान, सघनता, 3 गुण पाए जाते हैं। मनोवैज्ञानिक आधार पे मूल वर्ण कौन कौन से हैं बेटा? तो मनोवैज्ञानिक आधार पे मूल वर्णों की संख्या जो है ये 4 होती है। हरा, नीला, पीला, लाल। लाल, पीला, नीला, हरा। लाल, पीला, नीला, हरा वैज्ञानिक आधार पे मूल रूप से 4 रंग बताए गए हैं। लेकिन प्रकाश के किरणों में वर्ण कौन कौन से पाए जाते हैं? तो यहाँ पे बेटा 3 रंग पाए जाते हैं, लाल, नीला और हरा। लाल, नीला और हरा, यही 3 रंग पाए जाते हैं। कहाँ पे? तो ये प्रकाश के किरणों में पाए जाते हैं। तो ये तो बात होगी कला के प्रमुख तत्वों की। अब हम लोग बात करेंगे चित्रकला माध्यम की। चित्रकला माध्यम के बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत में जल रंगों की। आइए चित्रकला के माध्यम को भी देख लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ से भी क्वेश्चन उठता है, जैसे विश्व स्तर जल रंग की खोज किसने की है? तो विश्व स्तर पे जल रंग की जो खोज की गई है बेटा वो पाल सेंड वाइट के द्वारा की गई है। पाल सेंड वाइट राइट आंसर बनेंगे। विश्व स्तर पे जल रंग के पितामह किसे कहा जाता है? तो पाल सेंड वाइट को ही मूल रूप से इन्हें पितामह भी कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले खोजा है। आगे बात करते हैं, जल रंगत चित्रण के लिए आवश्यक धरातल कौन सा होना चाहिए? तो जल रंगत चित्रण के लिए जो आवश्यक धरातल होता है बेटा वो खुरदरा होता है। खुरदरे पे ज़्यादा बढ़िया काम होता है। आगे बात करते हैं, जल रंगत चित्रण के लिए किस प्रकार का पेपर उपयुक्त होता है? तो जल रंगत चित्रण के लिए कौन सा पेपर? तो मोटा कागज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि खुरदरा बनाया जाता है, फिर उस पर चित्रण किया जाता है, तो जो है भीगने का डर कम होता है। नेक्स्ट, जल चित्रण है उसके लिए किस प्रकार की तुलिकाओं का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो सेबल हेयर का प्रयोग यहाँ पे खूब अच्छे से किया जाता है। पाल सेंड वाइट ने जल रंग की खोज कहाँ की थी? तो पाल सेंड वाइट ने जल रंग को जो खोजा है वो इंग्लैंड में खोजा है, इंग्लैंड में। ठीक है, आगे बात करते हैं, विश्व स्तर पे जल रंग के चित्रण सर्वप्रथम किसने किया था? तो बेटा विश्व स्तर पे जल रंग का जो चित्रण किया है वो जॉन व्हाइट ने किया है, उसके बाद अल्बर्ट ड्यूरर ने किया है। नाम याद रखना है, जॉन व्हाइट और अल्बर्ट ड्यूरर मूल रूप से विश्व स्तर पे जल रंगों को चित्रित करने का काम करते हैं, रंगने का काम करते हैं।
आगे, जल रंग चित्रण के लिए भिन्न भिन्न पेपर कौन कौन से होते हैं? तो बेटा जल रंग के लिए कार्टेज शीट होता है। क्वेश्चंस पूछा गया है, हल्के मत लीजिएगा। जल रंग चित्रण के लिए भिन्न भिन्न पेपर कौन सा है? तो कार्टेज शीट होता है, सैंडर्स होता है, कैट शीट होता है, फैबियन शीट होता है और कैट शीट होता है। तो कार्टेज पेपर भी मूल रूप से प्रयोग किया जाता है जल रंग के लिए ही, सैंडर्स का भी प्रयोग जल रंग में ही किया जाता है, कैट शीट का भी प्रयोग मूल रूप से जल रंग चित्रण के लिए ही किया जाता है। तो डाटा पूछा गया है, इसलिए हल्के मत लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं और जो है चित्रकला का माध्यम में देखेंगे तो यहाँ पे पूछा गया है वाट्समैन कंपनी का इंग्लैंड पेपर कौन सा है? तो बेटा वाट्समैन कंपनी जो बनाती है वो वाट्समैन पेपर के नाम से ही बनाती है, इंग्लैंड की कंपनी है, वाट्समैन पेपर वही निकालती है। कागज़ को श्वेत छोड़ने की क्रिया किस रंग में की जाती है? तो बेटा श्वेत छोड़ने की जो क्रिया है वो मूल रूप से जल रंगों में की जाती है। श्वेत छोड़ दिया जाता है तो वो जल रंग में ही दिखाया जाता है। बीच में श्वेत छोड़ दो, दोनों साइडों में अपने अपने रंग भर दो, हो गया तिरंगा अपना। ठीक है। किस प्रकार के रंग से प्रकाश का अंधकार की ओर बढ़ना? तो किस प्रकार के रंग से प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ते हैं? जल रंग से मूल रूप से प्रकाश से अंधकार की ओर बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि सफ़ेद होता है जो है ये प्रकाश का होता है, और जब धीरे धीरे इस पर तरह तरह के रंगत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो मूल रूप से ये अंधकार की तरफ ही बढ़ता है, तो वो होता है जल रंग। किस रंग में भवेत रंग मिलाने से प्रदर्शित सदैव के लिए खत्म हो जाता है? तो भवेत रंग अगर मिला दिया जाए तो जल रंग में ही ऐसा कारनामा होता है कि मूल रूप से सदैव के लिए वो खत्म हो जाता है, प्रदर्शिता नहीं दिखाई देगी बाद में। ठीक है। तो इतना चित्रकला के माध्यम से भी आपको समझना होगा। जैसे जल रंग किस पे बनाया जाता है? खुरदरा बनाया जाता है। जल रंग कौन से कागज़ पे बनाया जाता है? कार्टेज, सैंडर्स, कैट, फैबियन और कैट शीट, इन सब पे बनाया जाता है। जल रंग खोज किसने की है? पाल्स एंड वाइट ने की है। ये सब हमने डाटा देखा है। प्रकाश की किरणों में कितने वर्ण होते हैं आप जानते हैं? 3 होते हैं, लाल, नीला, हरा। मनोवैज्ञानिक आधार पर मूल वर्ण कौन से हैं? 4 हैं, लाल, पीला, नीला, हरा। अब हम लोग देखेंगे भारत में जल रंग को पढ़ने का प्रयास करते हैं। आइए देखते हैं बेटा, बहुत सारे चित्रकार हैं जो जल रंगों पे काम किए हैं, ऐसे ही सभी को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। भारत में जल रंग की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो बेटा अवनी बाबू ने की थी, जिन्होंने बंगाल शैली को एस्टेब्लिश किया है। भारत में वास पद्धति का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अवनी बाबू को ही कहा जाता है, अवनीन्द्रनाथ ठाकुर को ही कहा जाता है। वास चित्रण का प्रारंभ किस स्कूल से होता है? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से ही होता है। वास चित्रण का प्रारंभ किस स्कूल से होता है बेटा? बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट से ही होता है। अवनी बाबू को काले से याद रखना है। वास पद्धति से भारत माता नामक चित्र किसने बनाया है? वास पद्धति से भारत माता नामक चित्रण की रचना किसने की है? तो अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने की है, याद रखना। वास चित्रण में अवनी बाबू ने मूल रूप से भारत माता का चित्रण किया है। आगे बात करते हैं 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के समय अवनीन्द्रनाथ ठाकुर ने किस चित्र की रचना की थी? तो बेटा 1905 में जब भारत विभाजित हो रहा तो अवनी बाबू मूल रूप से भारत माता का चित्रण कर रहे थे, वास तकनीकी में कर रहे थे। अवनीन्द्रनाथ ने वास पद्धति की शिक्षा किससे ली थी? तो ताइक्वाना व हादिसा से मूल रूप से इन्होंने शिक्षाएँ ग्रहण की हैं, याद रखना है। इन्होंने किससे जो है शिक्षाएँ ग्रहण की हैं? तो ताइक्वान और हादिसा से मूल रूप से इन्होंने वास पद्धति सीखी है अच्छे से। किसने? अवनी बाबू ने। तो ताइक्वान और हादिसा मूल रूप से या फिर हदीसा मूल रूप से इनके गुरु माने जाते हैं। आगे बात करते हैं ताइक्वान और हदीसा किसके से थे? तो ये जापानी गुरु ओकाकुरा के। ओकाकुरा, कई जगह ऑप्शन में ताइक्वाना और हदीसा नहीं होता है तो ओकाकुरा सीधे राइट आंसर बन जाता है। वास पद्धति प्रमुख रूप से कहाँ पाई जाती है या वास पद्धति कहाँ की पद्धति है? तो बड़ा ये चीनी और जापानी पद्धति होती है। वास पद्धति को भारत में लाने का श्रेय अवनी बाबू को ही जाता है। आगे बात करते हैं जल रंग में किस रंग को मिला देने से उसकी पारदर्शिता शून्य या खत्म हो जाती है? तो अगर जल रंग में आप सफ़ेद रंग मिला दीजिए तो उसकी पारदर्शिता शून्य ही हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगी। आगे चित्रकला में जल रंगों को तकनीकी की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? बेटा 2 भाग, एक अपारदर्शक रंग, एक पारदर्शक रंग। तो 2 भागों में बांटा जाता है जल रंग को। तकनीकी किसे कहते हैं? तो कलाकारों की चित्र रचना की जो प्रविधा होती है उसे हम लोग तकनीकी के नाम से जानते हैं। तो कलाकारों की चित्र रचना की प्रविधा तकनीकी कहलाती है। ये डाटा पूछा जा चुका है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। आगे बात करते हैं किसी चित्रण में एक ही बार में रंग लगाकर चित्र पूर्ण कर देना। तो किसी चित्र में एक ही बार रंग लगा के चित्र पूर्ण कर देना कहलाता है क्या बेटा? तो आला प्राइमा कहा जाता है। एक ही बार रंग लगाओ पूरा बना दो तो कहलाता है आला प्राइमा। आगे बात करते हैं जल रंग चित्रण की वह कौन सी तकनीकी है जिसमें पारदर्शी रंग लगाने के उपरांत उसको अंतिम रूप आ जाने के बार बार धुलाई किया जाता रहता है? तो बेटा जल रंग लगाओ, पारदर्शी रंग लाने के उपरांत जो है उसमें वास पद्धति होती रहती है। वास पद्धति इसीलिए कि धुलाई बार बार करो, वो वास पद्धति कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चंस पूछा गया है। आगे चित्र में एक सूखे रंग की पतली तह लगाना जिससे नीचे रंग प्रतीत हो
इसे कौन सी तकनीकी कहा जाता है? तो ग्लेजिंग तकनीकी मूल रूप से यही है कि सूखा रंग का पतला तह लगा दिया जाए, उसके बाद इस पर रंग का दर्शाया जाए, तो मूल रूप से ग्लेजिंग तकनीकी कहलाती है। आगे बात, ग्वास तकनीकी में किस माध्यम से चित्रण कार्य किया जाता है बेटा? तो गोंद और सफ़ेद रंग मिला करके मूल रूप से चित्रण का कार्य हो जाता है। आगे बात करते हैं, वह कौन सी तकनीकी है जिसमें जल रंग, तेल रंग और टेम्परा तीनों में से इसका प्रयोग किया जाता है? तो बेटा जल रंग, तेल रंग और जो है टेम्परा तीनों में ग्वास तकनीकी का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। आगे बात करते हैं, स्टपलिंग का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो स्टपलिंग के लिए जॉर्ज सोरा और सिगमंड्स आते हैं। जॉर्ज सोरा और सिगमंड्स सबसे पहले स्टपलिंग का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं, जल रंग की किस तकनीकी में चित्र में छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से छाया प्रकाश उत्पन्न किया जाता है? तो जल रंग की वह तकनीकी है मूल रूप से जिसमें छोटे छोटे बिंदुओं के माध्यम से छाया प्रकाश लाते हैं, वो स्टपलिंग है या फिर बिंदु वर्तना कहलाता है। तो बिंदु वर्तना या फिर स्टपलिंग में मूल रूप से जल रंग की तकनीकी का प्रयोग होता रहता है। चित्र में जल की मात्रा को कम करके रंग से चित्रण करना क्या कहलाता है? तो बेटा ड्राइंग सीविंग कहलाता है। इसे मूल रूप से चित्र में जल की मात्रा कम कर दो और रंग से चित्रण करना स्टार्ट कर दो, इसे ड्राइंग सीविंग कहा जाता है। आगे बात करते हैं, भारत में जल रंग से और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं? तो बनते हैं कि जल रंग चित्रण में कितने प्रकार की तूलिकाओं का प्रयोग किया जाता है? तो बेटा जल रंगों में 2 प्रकार की तूलिकाएं, एक चपटी होती हैं, एक गोल होती हैं। 2 प्रकार हैं, दोनों प्रकार की तूलिका यानी ब्रश का प्रयोग किया जाता है। आगे, गिलहरी के बालों से बनी तूलिका का प्रयोग किस रंग के चित्रण में किया जाता है? तो गिलहरी के बालों से जो बनी तूलिका है उसका भी प्रयोग जल रंगों में खूब अच्छे से किया जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया जल रंग घोलने के लिए कलाकार किस धातु से बनी प्लेटों का प्रयोग करता है? तो बेटा जल रंग से घोले गए कलाकारों में मूल रूप से फाइबर या फिर चीनी मिट्टी के प्लेटों का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। जल रंग तकनीकी में फाइबर या फिर चीनी मिट्टी के प्लेटों का प्रयोग खूब अच्छे से होता है। पोस्टर कलर होता है, पोस्टर कलर जो है अपारदर्शक रंग होता है, याद रखना है। नेक्स्ट, स्टपलिंग, स्कम्बलिंग, ड्राइसवर्सिंग किस रंग के अंतर्गत आते हैं? तो स्टपलिंग हो, स्कम्बिंग हो या फिर ड्राइवरंसिंग हो, मूल रूप से अपारदर्शक रंगों के श्रेणी में ये लोग आते हैं। आगे कहा गया है, किस रंग का प्रयोग व्यापारिक, वाणिज्यिक आदि कामों में किया जाता है? तो व्यापारी लोग और वाणिज्यिक कार्यों में पोस्टर कलर का प्रयोग खूब अच्छे से करवाते हैं, तो पोस्टर कलर यहाँ पे खूब अच्छे से होता है। आगे बात करते हैं, कहा गया है विश्व स्तर पे तैल रंग की खोज किसने की थी? बेटा विश्व स्तर पे तैल रंग की खोज की बात अगर की जाएगी तो जॉन वान आइक आएंगे, जॉन वान आइक और जो है हर्बर्ट वान आइक। तो जॉन वान आइक और हर्बर्ट वान आइक जो है मूल रूप से तैल रंग का प्रयोग विश्व लेवल पे, पूरे विश्व के धरातल पे करने का काम करते हैं। क्या नाम है? जॉन वान आइक और जो है हर्बर्ट वान आइक। नेक्स्ट, कहा गया है तैल रंग की 15वीं शताब्दी किस देश में खोज की जाती है? तो तैल रंग की 15वीं शताब्दी में किस देश में खोजा किया जाता है? तो तैल रंग मूल रूप से नीदरलैंड में खोजा जाता है। कब खोजा जाता है? नीदरलैंड कहाँ पड़ता है? हॉलैंड में पड़ता है। 15वीं शताब्दी में यानी 1500 ईस्वी के आसपास डाटा खोज लिया जाता है तैल रंग वाला तकनीकी, याद रखना है। जायवान आइक की प्रसिद्ध पेंटिंग कौन सी है? बेटा जायवान आइक आप जानते हैं जिन्होंने अभी तैल रंग को खोजा है, और उनकी सबसे अच्छी जो पेंटिंग मानी जाती है वो मेमन की आराधना मानी जाती है। मेमन की आराधना किसकी है? जॉन वान आइक की है। हर्बर्ट वाइक ये भी साथ में ही रहे हैं। तैल रंग की खोज मूल रूप से जॉन वान आइक और किसने किया था? जॉन वान आइक और जो है हर्बर्ट वान आइक ने किया था। तो जॉन वान आइक की अच्छी रचना मेमन की आराधना है या फिर मेमन की आराधना ही मानी जाती है। कैनवास पे किस रंग के चित्रण का कार्य किया जाता है? तो कैनवास पे मूल रूप से तैल रंगों का चित्रण खूब अच्छे से प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, तैल रंग का पतला करने के लिए तैल रंग में क्या मिलाया जाता है? तो बेटा तैल रंग को पतला करने के लिए लेंसिड आयल मूल रूप से आता है, उसे मिला देते हैं तैल रंग के साथ। लेंसिड आयल मिलाएंगे, बस पतला हो जाएगा, अच्छे से पेंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आगे जो लोग पेंटकारी करते हैं अपने साथ हैं, बहुत सारे लोगों का एडमिशन है जो लोग कहीं ना कहीं चित्रकारी करते हैं, कुछ लोग पेंटर का काम करते हैं, वो लोग भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, तो वो लोग जानते होंगे, इसे अच्छे से जानते होंगे। आयल से चित्रण के लिए किस प्रकार का ब्रश प्रयोग करते हैं? बेटा हांगर हेयर का प्रयोग जो है, हांग हेयर का प्रयोग जो है किया जाता है आयल चित्रण के लिए। और अगर यहाँ बात करते हैं भारत में सर्वप्रथम तैल रंग का प्रयोग किसने किया था? तो राजा रवि वर्मा तैल रंगों के लिए फेमस हैं भारत में। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ पे होता है? तो मैं अब आपको बताना चाहूँगा, किलिमंजरो केरला में मूल रूप से इनका जन्म होता है। तारपीन का तेल किस पेड़ से प्राप्त किया जाता है? बेटा तारपीन का जो पेड़ है वो जो है चीड़ के पेड़ से प्राप्त किया जाता है तारपीन का तेल। तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, जो मूल रूप से यहाँ तैलीय रंगों में खूब प्रयोग किया जाता है। तैल रंग से बना चित्र जो है सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वर्निश का प्रयोग किया जाता है। वर्निश का प्रयोग तैलीय रंगों के चित्रण को सुरक्षित रखने के लिए वर्निश का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। आगे, तैलीय वाष्प को
किस तैल से क्लीन किया जाता है? तो तैलीय वाष्प जो है, तैलीय ब्रश जो है, तैलीय तुलिका जो है, उसे हम लोग तारपीन के तेल से ही धुलते हैं, वो साफ़ हो जाती है। तैल चित्रण में कलाकार रंग लगाने के लिए क्या सिद्धांत होता है? तो डार्क टू लाइट तैल चित्रण में कलाकार रंग लगाने का क्या सिद्धांत करता है? तो कलाकार जो है रंग लगाने के लिए डार्क से पहले लाइट की तरफ जाता है, डार्क टू लाइट जो है सिद्धांत का प्रयोग करता है। तैल चित्रण में रंग लगाने का सिद्धांत है डार्क टू लाइट। क्रेयॉन से बने चित्र में किस वार्निश का प्रयोग किया गया था? बेटा क्रेयॉन से बने चित्र में मूल रूप से वार्निश का प्रयोग कौन सा किया गया था? डामर वार्निश का प्रयोग किया गया था, डामर वार्निश। ठीक है। अलसी के तेल का प्रयोग किस चित्रण में किया जाता है? तो बेटा तैलीय चित्रण में ही अलसी का भी प्रयोग किया जाता है। अलसी के तेल को तैलीय चित्रण में किया जाता है, जिसकी रचना आप जानते हैं भारत में राजा रवि वर्मा लेकर के आते हैं, राजा रवि वर्मा खूब करते हैं। आगे, राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रण का कार्य सर्वप्रथम किससे सीखा था? तो आलागिरी नायडू से मूल रूप से इन्होंने तैल चित्रण का कार्य सबसे पहले सीखा है राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? आप जानते हैं केरला किलिमन्नूर के हैं। आगे, किस भारतीय चित्रकार ने भारतीय कला शैली में पाश्चात्य शैली को प्राण दिया था? बेटा वह भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा, जिसने पाश्चात्य शैली को प्राण दिया है। क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुका है, पुनः आने की पूरी संभावना रखता है, उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई इफ बट नहीं होना चाहिए। तैलीय रंग चित्रण के लिए सबसे उत्तम ब्रश कौन सा होता है? तो हंगर हेयर ब्रश सबसे बढ़िया माना जाता है तैल चित्रण के लिए। किस शैली के कलाकारों ने सबसे अधिक जो है तैल चित्रण का कार्य किया है? तो यूरोपियन शैली के कलाकार सबसे ज़्यादा तैलीय चित्रण का कार्य करते हैं। कौन सी चित्रण विधि जो है ईजल का प्रयोग करती है? तो ईजल का प्रयोग तैल चित्रण में ही किया जाता है, याद रखना है। तैल चित्रण में डीपर का प्रयोग किया जाता है। बेटा ये भी क्वेश्चन पूछा गया, डीपर का प्रयोग क्यों किया जाता है? आयल रखने के लिए डीपर का प्रयोग किया जाता है तैलीय चित्रण के लिए। राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ होता है? केरला के किलिमन्नूर में होता है। आगे कहा गया है इम्पैक्ट का प्रयोग सर्वप्रथम किया जाता है। तो बड़ा इम्पैक्ट का जो प्रयोग है वो जॉन ब्रेड वाइट के लिए किया जाता है। ब्रोकन कलर का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रोकन कलर का जो प्रयोग है वो सबसे पहले कांस्टेबल ने किया था, कांस्टेबल। ठीक है। आगे, प्रसिद्ध चित्र भूसा गाड़ी का चित्रण किसने किया? ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। भूसा गाड़ी का प्रयोग किसने किया है? तो ये कांस्टेबल ने ही किया है। कैसा है? जल रंग में चित्रित है, तेल रंग में चित्रित है। आगे, किस विधि द्वारा तैलीय रंगों के साथ मोम मिलाकर सतह पर शीघ्रता से चित्रण किया जाता है? बेटा एक्रास्टिक रंगों में मूल रूप से एक्रास्टिक विधि होती है, उसमें तेल रंग के साथ साथ मोम को मिलाया जाएगा और उसके साथ ही शीघ्रता से चित्रण किया जाएगा, उसे एक्रास्टिक विधि हम लोग कहते हैं। आगे, विश्व स्तर पर एक्रेलिक रंग की खोज किसने की है? तो सैंडे पेंटर्स ने मूल रूप से, या फिर सांडे पेंटर्स ने एक्रेलिक रंगों की खोज विश्व लेवल पे की है। आगे, लैटिन ग्रुप के कलाकारों ने एक्रेलिक रंगों का प्रयोग कब किया है? तो ये 1920 ईस्वी के मध्य मूल रूप से लैटिन ग्रुप वाले इसका प्रयोग करते हैं। किसका? तो एक्रेलिक रंगों का प्रयोग। भारत में एक्रेलिक रंगों का प्रयोग कब किया गया है? बेटा तो भारत में एक्रेलिक रंगों का प्रयोग जो है वो 1950 ईस्वी के मध्य किया गया है। आयल कलर में किस कलर को मिला करके पेंट किया जाता है? तो आयल कलर में मूल रूप से एक्रेलिक रंग मिला लिया जाए तो अच्छे से पेंटिंग हो जाती है। आगे, किस रंग का माध्यम अलसी का तेल एवं जल रंग दोनों होता है? तो एक्रेलिक रंगों में अलसी का माध्यम जो है, अलसी का तेल भी प्रयोग कर लिया जाता है और जल दोनों का प्रयोग कर लिया जाता है। आगे बात करते हैं, पूछा गया एक्रेलिक रंग किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो बेटा पारदर्शी श्रेणी के अंतर्गत एक्रेलिक रंग आ जाता है। आगे बात करते हैं, मानव देह की संरचना क्या कहलाती है? तो मेनकाइंड मूल रूप से मानव देह की संरचना को कहा जाता है। एक्रेलिक रंग की खोज किस देश में हुई है? तो ये फ्रांस देश में हुई है, याद रखना है। क्वेश्चंस पूछा गया है इसलिए आपको डाटा इंपॉर्टेंट है, याद रखना होगा। आगे, ओरोजको और शिवेरा ने भित्ति चित्रण में किस रंग का प्रयोग किया था? तो ओरोजको और शिवेरा ने भी, या फिर रिवेरा ने भी मूल रूप से एक्रेलिक रंगों का प्रयोग खूब अच्छे से किया है अपने भित्तीय चित्रण में, यानी दीवारों के चित्रण में। आगे बात करते हैं और कौन कौन से रंग जो है बन सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो आया कि टेम्परा रंग के लिए किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो बेटा पायस माध्यम का उपयोग होता है। ये क्वेश्चन छप चुका है, स्टार लगाइएगा, प्रीवियस ईयर में आप लोग देखेंगे क्वेश्चन। टेम्परा रंग के लिए उत्तम पायस कौन सा होता है? तो अंडे की जर्सी सबसे बढ़िया जो है उत्तम पायस माना जाता है टेम्परा रंग के लिए। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। आगे, पानी से घुलनशील सूखने के उपरांत अघुलनशील किसका गुण होता है? तो बेटा पानी से जो है घुलनशील है और सूखने के जो है उपरांत अघुलनशील हो जाता है, टेम्परा चित्रण की बहुत अच्छी विशेषता मानी जाती है। फ्रेस्को बूनो किस पद्धति की विशेषता है? फ्रेस्को बूनो किस प्रकार की विशेषता है? बेटा गीली पद्धति में फ्रेस्को बूनो कहा जाता है, गीली पद्धति में फ्रेस्को बूनो कहा जाता है। आगे,
राजस्थान में फ्रेस्को बूनों को किस नाम से जाना जाता है? तो पणा नाम से या फिर पणा नाम से जाना जाता है राजस्थान में फ्रेस्को बूनों को। और जयपुर में फ्रेस्को बूनों को किस नाम से जाना जाता है? अरायसी के नाम से जयपुर में इसे फ्रेस्को बूनों के नाम से जाना जाता है, जिसमें गीली भित्ति का प्रयोग किया जाता है। आगे, चित्तौड़गढ़, मथुरा, भरतपुर, फतेहपुर सीकरी, अलवर में भित्ति चित्रण किस विधि के द्वारा बनाई गई है? तो फ्रेस्को बूनों में ही मूल रूप से भित्ति चित्रण यानी दीवारों पर चित्रण हुआ है, चाहे वो फतेहपुर हो, सीकरी हो, अलवर हो या फिर भरतपुर हो, मथुरा हो, चित्तौड़गढ़ हो, सभी जगह जो है फ्रेस्को बूनों यानी गीली भित्तियों पे जो है चित्रण का कार्य हुआ है। आगे, फ्रेस्को सिस्को किस प्रकार की पद्धति है? बेटा सूखी पद्धति होती है। फ्रेस्को बूनों में फ्रेस्को सिस्को किसकी तकनीकी होती है? तो ये भित्ति चित्रण की तकनीकी होती है, दीवारों पर चित्रण करना होता है, एक में गीली एक में सूखी। फ्रेस्को सिस्को जो है स्या से सिस्को, सा से सूखी, तो फ्रेस्को सिस्को में सूखी पद्धति होती है, जबकि फ्रेस्को बूनों में मूल रूप से गीली हुई पद्धति प्रयोग की जाती है। आगे बात करते हैं, ग्लिसरीन, गोंद, अंडा, पायस किसके लिए प्रयोग होते हैं? तो ग्लिसरीन, गोंद, अंडा मूल रूप से टेम्परा माध्यम में प्रयोग किए जाते हैं। भारत में पेस्टल रंग का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो पेस्टल रंग के लिए भी राजा रवि वर्मा को ही जन्मदाता मान लिया जाता है। राजा रवि वर्मा ही पेस्टल रंग के जन्मदाता हैं भारत के लिए। नेक्स्ट, किस रंग द्वारा एक परत यानी लेयर में चित्रण पूर्ण किया जाता है? तो पेस्टल रंग से मूल रूप से एक परत में चित्रण पूरा हो जाता है, तो पेस्टल रंग राइट आंसर बनता है। पेस्टल रंग के लिए किस प्रकार के कागज़ प्रयोग किया जाता है? बेटा खुरदुरा कागज़ खूब अच्छे से पेस्टल रंग में प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, पेस्टल रंग से बने चित्रों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो फिक्सेटिव का प्रयोग मूल रूप से पेस्टल रंगों के चित्रण के लिए किया जाता है, फिक्सेटिव। आगे बात करते हैं, पूछा गया चित्रकार किस रंग को अपनी हाथ की उंगलियों का प्रयोग करके करता है? तो पेस्टल रंग में चित्रकार अपनी हाथ की उंगलियों से भी चित्रण कर देता है। आगे, कांच से फ्रेम करा के किन रंगों से चित्रण किया जाता है या किन रंगों का चित्रण किया जाता है? तो पेस्टल रंग में और जल रंग में मूल रूप से कांच के फ्रेम पे चित्रण किया जाता है। कागज़ के विभिन्न कतरनों से बने चित्रण को क्या कहा जाता है बेटा? ये कोलाज कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा गया है कोलाज। ठीक है, तो कोलाज के जन्मदाता कौन है? ब्राक होते हैं। इसको हमने पढ़ा रखा है, आपने देखा होगा। विश्व स्तर पे कोलाज पेंटिंग, ये स्तर है बेटा, स्तर कर लीजिए। विश्व स्तर पे जो है कोलाज पेंटिंग के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ब्राक साहब को माना जाता है। भारत में कोलाज तकनीकी के चित्रण वाले प्रथम कलाकार कौन हैं? तो सतीश चंद्र गुजराल हैं। ये इनके जो है बड़े भाई इंद्र कुमार गुजराल भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो ये कोलाज चित्रण के लिए सतीश कुमार गुजराल भारत में जाने जाते हैं, यहाँ याद रखना है। आगे बात करते हैं, 1912 ईस्वी में कौन विदेशी चित्रकार कोलाज से बने चित्रों को बनाया है? तो ब्राक ने सबसे पहले कोलाज चित्रण को बनाया है। बेत की कुर्सी पर वस्तु किस आकार का कोलाज चित्रण है? तो बेटा पाब्लो पिकासो ने बेत की कुर्सी पे चित्रण किया है, पाब्लो पिकासो का। ठीक है, तो बेत की कुर्सी पे वस्तु किस कलाकार ने कोलाज चित्रण से बनाई है? तो बेत की कुर्सी पे पाब्लो पिकासो ने जो है चित्रण का काम किया है, किस पद्धति में? कोलाज पद्धति में। आगे बात करते हैं, बेनीय कला किस देश में प्रचलित है? बेनीय कला किस प्रदेश में प्रचलित है? तो जापान में पाई जाती है बेनीय कला। याद रखना है, कागज़ के कई तरह को चिपका करके उस पर चित्रण का कार्य करना वसली कहलाता है। वसली। ठीक है, कागज़ के टुकड़ों को आपस में चिपका करके अच्छे से चित्रण कर दिया जाए, उसे वसली कहा जाता है। फिरका चित्र का प्रचलन किस शैली में अत्यधिक था? तो फिरका चित्र जो है मूल रूप से कंपनी या फिर पटना शैली में ज़्यादा दिखाई देते हैं। कंपनी शैली को ही पटना शैली कहा जाता है। पटना शैली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि पटना शहर में एस्टेब्लिश हुई थी। मुगल काल में मुरक्का किसे कहते हैं? बड़ा एल्बम को मुगल काल में मुरक्का कहा जाता है। दारा सिकोह मुरक्का बनाता था, लगभग 40 मुरक्के वो अपने साथ बना रखा था। 40 से 60 मुरक्के, शायद 60 मुरक्के हैं। नेक्स्ट, कैलियोग्राफी किससे संबंधित है? लेखन कला से संबंधित कैलियोग्राफी है। इबे-काना कहाँ का प्रसिद्ध कला है बेटा? इबे-काना ये पूछा गया क्वेश्चन है। जापान का सबसे अच्छा चित्रकार माना जाता है, जो है जापान की अच्छी कला मानी जाती है इबे-काना। भारत में नाइफ पेंटिंग का अत्यधिक प्रयोग किस कलाकार ने किया है? नाइफ यानी चाकू से पेंटिंग, तो मकबूल फिदा हुसैन ने नाइफ पेंटिंग का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। मकबूल फिदा हुसैन नाइफ पेंटिंग के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे बात करते हैं और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है? तो एम्फोरा पार्ट्री या फिर एम्पोरा पार्ट्री कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो ये ग्रीक के लिए प्रसिद्ध है। फोताज का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? फोताज के लिए सबसे पहले प्रयोग करना मार्क एंसर्ट का
प्रयोग रहा है। मार्क आंसर। किस देश की चित्रकला को हाइंगा कहते हैं बेटा? हाइंगा किस देश की चित्रकला को कहते हैं? तो जापानी चित्रकला को हाइंगा कहा जाता है। ज्यामितीय रेखांकन के लिए पेंसिल का प्रयोग किसने किया था? तो ज्यामितीय रेखांकन के लिए पेंसिल का जो प्रयोग किया गया है वो हार्ड पेंसिल का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, जेनर पेंटिंग किससे संबंधित है? तो बेटा जेनर जो है पेंटिंग वो मूल रूप से जनसाधारण चित्रण के लिए जेनर पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं, आर्मेचर का प्रयोग किस कलाकार ने किया है? तो आर्मेचर का प्रयोग किस कला में किया जाता है बेटा? मूर्ति कला में आर्मेचर का प्रयोग खूब अच्छे से होता है। मूर्ति कला में आर्मेचर का प्रयोग खूब अच्छे से किया जाता है। आगे बात करते हैं, जापानी पद्धति में कुंडलीकृत चित्रण को कहा जाता है। तो जापानी पद्धति में कुंडलीकृत चित्रण के लिए काकीमिनो कहा जाता है। काकीमिनो, जापानी पद्धति में कुंडलीकृत चित्रण को काकीमिनो कहा जाता है। चीनी चित्रकला का षडांग किसे लिखा है बेटा? तो सी हो ने मूल रूप से चीनी चित्रकला का षडांग लिखा है। जैसे यहाँ पे यशोधर पंडित ने षडांग लिखा है, ऐसे वहाँ पे चीनी में मूल रूप से सी हो ने लिखा है। आगे बात करते हैं, रिपल्का का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो मूर्ति की प्रकृति बनाने के लिए रिपल्का का प्रयोग किया जाता है। चेरा सिउरो का प्रयोग किससे किया है? तो बेटा चेरा सिउरो का प्रयोग किसने किया है? लियोनार्डो दा विंची ने चेरा सिउरो का प्रयोग खूब अच्छे से किया है। याद रखना है, डाटा इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, विश्व स्तर पे पेंसिल की खोज किसने की थी? विश्व स्तर पे पेंसिल की खोज किसने की है? तो फेबर ने की है। मूल रूप से कहाँ के निवासी है? इंग्लैंड के निवासी हैं। प्रथम ग्रेफाइट पेंसिल कब बनती है? तो 1662 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली बार ग्रेफाइट की पेंसिल बन जाती है, 1662 ईस्वी में। आगे बात करते हैं, पेंसिल किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है बेटा? तो सिडार की लकड़ी मूल रूप से पेंसिल में लगाई जाती है, उसके बीच में ग्रेफाइट भरा जाता है। पेंसिल कितनी डिग्री पे दिखाई देती है बेटा? 15 डिग्री पे पेंसिल दिखाई देनी स्टार्ट हो जाती है, 15 डिग्री पे। ठीक है। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी होती है? आप जानते हैं एच टाइप की पेंसिल जो है सबसे हार्ड होती है, एच। सबसे डार्क चलने वाली पेंसिल कौन सी है? HB है। ये भी क्वेश्चन हमने पढ़ा रखा है पहले ही, प्रावैधिक कला में खूब अच्छे से पढ़ाया था इसे। पेंसिल कितने प्रकार की होती हैं बेटा? 3 प्रकार की मानी जाती हैं। स्फ्रैगफिटो का विकास कहाँ पे हुआ है? इंडोनेशिया में स्फ्रैगफिटो का विकास माना जाता है, इंडोनेशिया। मिथिला कहाँ की चित्रकला है बेटा? मिथिला हो या फिर मूल रूप से क्या कहा जाता है बिहार की चित्रकला को? और मधुबनी, मिथिला, ये सब बिहार की चित्रकलाएं मानी जाती हैं, बहुत फेमस हैं। वहीं पे जो है फली फूली और आगे बढ़ी। ट्राइबल आर्ट किससे संबंधित है बेटा? ट्राइबल आर्ट जैसा नाम वैसा काम, जनजातीय कला से संबंधित है ट्राइबल आर्ट। किसी परंपरागत कला को आदर्श मान के उसका प्रदर्शन करना कहलाता है। तो बेटा ये शास्त्रीय कला कहलाता है। किसी परंपरा को मान लो और उसे आदर्श कर लो, उसे शास्त्रीय कला कहा जाएगा। विश्व स्तर पे पेंसिल कंपनी या फिर पेनिसिल कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1716 ईस्वी में विश्व स्तर पे पेंसिल की जो है स्थापना की जाती है, यानी पेंसिल कंपनी बनाने की स्थापना हो जाती है। तो इस टाइप से हम लोगों ने लगभग सभी क्वेश्चंस देख लिए किससे? चित्रकला से संबंधित। चित्रकला के तत्व आप जानते हैं 6 हैं। कौन कौन से हैं? रेखा, आकार, तानपोत, अंतराल। तो ये सब आपको जानना था। भारत में जल रंग कैसे बढ़ा, चित्रकला का माध्यम कौन सा था, कौन सा जल रंग में प्रयोग हुआ है, कौन सा तेल रंगों में प्रयोग हुआ है, कौन सा वाष्प चित्रण किसके लिए फेमस था, कौन से तान से क्या निकलता है, तान किसे कहते हैं? तो रंगत के गहरे और जो है हल्के या फिर गहरेपन को ही तान कहा जाता है। तो ये सब डाटा हम लोगों ने यहाँ से देखा है। जैसे नीला रंग किसका प्रयोग होता है? आप जानते हैं शीतलता का प्रयुक्त होता है, रात्रि का प्रतीक होता है, आनंद का और विशालता का भी प्रतीक जो है नीला रंग ही है। तो इन सब क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा है। फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चनों में, इतने ही प्रैक्टिस में आपका पूरा कवरअप हो जाएगा, इसमें कोई डाउट्स नहीं है। फ़िलहाल आगे की वीडियो में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। मिलते हैं शुरू में, तब तक के लिए जय हिंद।